सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेज ऑफ कोलाइडल एंड देयर क्लासिफिकेशंस। हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस के फेजेस की बात करेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका था आप लोगों को कि डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। आज मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो वो कोई सब्सटेंस नहीं है, बट वो भी एक स्टेट है और वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिस प्रकार से एक ट्रू सॉल्यूशन से मिलकर बना हुआ होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। सिमिलरली कोलाइडल सॉल्यूशन भी दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक होता है डिस्पर्ज फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन फेज क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन कोलाइडल सॉल्यूशन, लेसर अमाउंट, वो कहलाता है मेरा डिस्पर्ज फेज, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो कहलाता है डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है? उसके बाद मैं बात करता हूं, जैसे कि डायग्राम से समझाया गया है यहाँ पर, जरा देखिए कि मान लो मेरे पास ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम पूरा है। ये यहाँ पर जो ब्लू कलर आप लोग दिखाई दे रहे हो, ये देख रहे हो जो ब्लू कलर है, ये डिस्पर्जन मीडियम है, और जो ये आप लोग स्फेरिकल देख रहे हो जो ये क्या है, डिस्पर्ज फेज है। क्लियर है? तो आप लोग देखोगे ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर वाला जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यही है डिस्पर्जन मीडियम। और जो ये सर्कल्स है ये कम अमाउंट में है, लेसर अमाउंट में, तो इनको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्ज फेज। तो इस प्रकार से हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड। ये हम स्टेट्स की बात, फेज की बात कर लिया, अब हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन हम मेनली तीन प्रकार से करते हैं, थ्री टाइप से। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के क्लासिफिकेशंस करते हैं। दूसरा हम लोग करेंगे नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तीसरा हम लोग करेंगे टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। देखो पहली जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हम ओनली फिजिकल स्टेट्स की बात करेंगे, चाहे वो डिस्पर्स फेज की फिजिकल स्टेट हो, चाहे वो डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट हो। वहीं पर हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, वहां पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन है, उसके ऊपर हम लोग किस प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, वो देखेंगे। और तीसरा है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्ज फेज। डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स किस टाइप के होते हैं, उनके ऊपर हम लोग तीसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो फिजिकल स्टेट है उसके ऊपर हम लोग डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम की क्लासिफिकेशन देखते हैं। और उसके लिए जो मेरे पास है वो ये मेरे पास टेबल है जहां पर हम लोगों ने डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों के ही हम लोगों ने फिजिकल स्टेट्स को देखा है। अगर मान लो मेरे पास कहीं पर भी डिस्पर्ज फेज की फिजिकल स्टेट्स हैं, ये डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट्स हैं, ये किस तरह का टाइप ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन बनेगा, और ये इनके एग्जांपल्स है। यहाँ से सीबीएसई के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है ना। तो इस टेबल को अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। जरा देखते हैं, अगर डिस्पर्ज फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है और दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मेरे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना, उस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम है कोलाइडल सोल, सॉलिड सोल। क्लियर है? और इसके एग्जांपल आप लोग ध्यान रख सकते हो, अलोय, कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन एंड रूबी ग्लास। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास अगर डिस्पर्ज फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो उसको बोलेंगे सोल। एग्जाम्पल पेंट, सेल, फ्लूइड, स्टार्च, etc। नेक्स्ट थर्ड है, अगर डिस्पर्ज फेज मेरे पास सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम मेरे पास गैस है तो उसको बोलेंगे एरोसोल। अगर मेरे पास डिस्पर्जन फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो उसको बोलेंगे जेल। अगर मेरे पास डिस्पर्ज फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है तो उसको बोलेंगे इमल्सन। अगर मेरे पास डिस्पर्जन फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो उसको बोलेंगे दोबारा से एरोसोल। अगर मेरे पास डिस्पर्ज फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस है, सॉलिड है, तो उसको बोलेंगे सॉलिड सोल। और अगर मेरे पास डिस्पर्जन फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है तो उसको हम बोलेंगे फोम। जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, फोम रहेगा। और ये इनके एग्जांपल, जैसे फोम के एग्जांपल सोप हो गई, लेदर फ्रोथ हो गया, व्हिप्ड क्रीम हो गई, सोडा वाटर हो गया, है ना। एरोसोल के एग्जांपल मिस्ट, फॉग, क्लाउड, etc। तो अभी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वो एग्जाम में पूछ सकता है कि डस्ट स्टॉर्म किस प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो आपको बताना पड़ेगा। वो एक एग्जांपल है एरोसोल का। और एरोसोल कैसे बनता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉलिड इन गैस।
क्लियर है, सॉलिड जब प्रेजेंट रहेगा किसमें, गैस में प्रेजेंट है, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम है ना वहाँ पर गैस। ठीक है, वो आपसे पूछ लेगा कि अगर मेरे पास डिस्पर्जन फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है तो किस प्रकार का कोलाइडल सोल बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए वो एक तरह का इमल्सन बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ आप लोगों के कोलाइडल सॉल्यूशंस को चेंज कर दिया गया है, नाम चेंज कर दिया है। कब चेंज कर दिया है, जब आप लोग देखोगे कि वहां पर डिस्पर्जन मीडियम अलग है। अगर कहीं पर भी डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो उस कोलाइडल सोल्स को हाइड्रोसोल्स और एक्वासोल भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर कहीं पर भी डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है तो उसको अल्कोसोल्स बोलेंगे। अगर कहीं पर भी डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है तो हम उसको बेंजोसोल्स बोलेंगे। और अगर कहीं पर भी डिस्पर्जन मीडियम एयर है तो हम लोग उसको कोलाइडल सॉल्यूशन को एरोसोल्स बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को। तो आप लोग इस प्रकार से भी क्या कर सकते हो, डिस्पर्जन मीडियम चेंज करने पर कोलाइडल सॉल्यूशंस के नेम भी चेंज हो जाते हैं। तो आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये पहली क्लासिफिकेशन देखी, और ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे थी, ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की हम लोगों ने फिजिकल स्टेट्स के बारे में देखा, और उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को डिसाइड किया है कि ये कोलाइडल सोल्स क्या बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 100%, आप अच्छे ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट है मेरे पास, जरा देखिएगा। सो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसके इंटरेक्शन पर हमारी जो डिपेंड है, जरा देखिए इस बात को। तो अगर मैं इंटरेक्शन करूं डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच के इंटरेक्शन के ऊपर क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, तो मेरे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है। एक कहलाता है लायोफिलिक और दूसरा कहलाता है लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स। तो लायोफिलिक क्या होता है, फिलिक का मतलब होता है लव, और एक होता है फोबिक, फोबिया मतलब होता है डर, हेट। ये दो वर्ड होते हैं। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर भी डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम से इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, तो ये क्या करेगा, तुरंत एक कोलाइडल सोल बनाएगा बहुत आसानी से। क्लियर है। और अगर बहुत आसानी से कोलाइडल सोल्स बन रहे हैं तो उन कोलाइडल सोल्स को लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स कहा जाता है। क्लियर है। दूसरा, अगर आप इन कोलाइडल सोल्स को तोड़ना चाहते हो तो आप लोग इजीली डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम को इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग एनी मेथड्स। क्लियर है। सो हम कह सकते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड्स कैसे नेचर के होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर के होते हैं। क्लियर है। जरा देखिए, द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्ज फेज हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज फेज की तरफ ग्रेट एफिनिटी होती है किसकी, डिस्पर्जन मीडियम की। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, लायोफिलिक कोलाइड्स। ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। वहीं पर इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो आप लोग इनको सेपरेट कर सकते हो। डिस्पर्जन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्ज फेज बाय एनी सिंपल मेथड। इसके एग्जांपल्स हैं, अगर आप लोग गम का सॉल्यूशन बनाना चाहो, गम तो जिलेटिन, स्टार्च, रबड़, प्रोटीन्स, तो आप लोग देखोगे कि जो कोलाइडल सोल्स बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, लायोफिलिक। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है, मतलब ये इजीली नहीं बन पाएंगे, तो यहाँ पर जो कोलाइडल सोल्स बना ही नहीं, अब जब ये मिक्स नहीं हुआ तो क्या कोलाइडल सोल्स बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती इन चीज़ों को डिफिकल्टी क्या करनी पड़ेगी, फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो फॉर्मेशन जब जबरदस्ती करते हैं तो सॉल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जहां पर डिस्पर्जन फेज की एफिनिटी अच्छी नहीं होती है डिस्पर्जन मीडियम की तरफ, वो सारे कोलाइडल सोल्स कौन से कहलाते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स कहलाते हैं। अब आपको पता है कि ये मैं जबरदस्ती जब इनको बना रहा था तो वापस डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम में आ गए, टूट गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इरिवर्सिबल नेचर का है, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपैरिजन टू लायोफिलिक कोलाइड्स। क्लियर है। ये कौन से नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल। मतलब जैसे मैंने क्या किया, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम को जबरदस्ती मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद उनको शेक किया, मिलाया, हाले
ठीक है, मिलाने के बाद देखा कि हाँ सॉल्यूशन बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशंस मेरे पास बन गया है। लेकिन आफ्टर सम टाइम आप लोग देखोगे तो वो क्या होगा, दोबारा से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम्स अलग अलग दिखाई देंगे। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरे पास कैसे कहलाते हैं, लायोफोबिक। और अगर मान लो डिस्पर्जन मीडियम में वहां पर वाटर लेता हूं तो वाटर लेने के केस में ये जो सब्सटेंस कहलाएंगे सारे कैसे कहलाएंगे, हाइड्रो, क्योंकि वाटर लिया है मैंने वहां पर H2O लिया है तो वो कहलाएगा हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। तो लायोफोबिक अगर पानी के केस में H2 के केस में बात करते हैं तो उनको हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, OH3 FeOH थ्राइस AS2। जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड्स और सल्फाइड्स लायोफोबिक कोलाइड्स बनाते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।